सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अभी जब भी बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तो ऐसा अक्सर होता है ना कि हर किसी का काम करने का मन ना कर रहा हो। तो उस टाइम पे एक मैनेजर का काम होता है कि सबको मोटिवेट करे, सबको प्रोत्साहित करे, सबको बोले कि वो काम वो लोग कर सके, और इन अ गुड वे, डांट के, पनिशमेंट दे के, डरा कर, धमका कर नहीं। ज़रूरत पड़ने पे पनिशमेंट भी दिया जाता है। लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर में होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में एकदम टेक्निकलिटीज़ बताया गया है कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हो और आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, और आपको भी ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी रिलेटेबल है। खुद को खाली इमेजिन करना है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उसके आप लीडर हो, फिर ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना सबको। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन मीन्स गाइडिंग, ओवरसीइंग, लुकिंग एट दीज ह्यूमन बीइंग्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स, वहाँ के लोग जो काम करते हैं। और डायरेक्शन में हम लोग गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि काम किस तरीके से किया जाएगा, बताने के बाद देखते हैं कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर अगर कुछ गलत होता है तो उनको सही रास्ते पे वापस लाते हैं। अगर कभी पूछा गया कि डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली में किस किस चीज़ को डायरेक्शन का नाम दिया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़। सुपरवाइजिंग का मतलब, भैया मतलब कि लोग जो काम कर रहे हैं उनको आप देखो कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको उनको काम नहीं बताना है, आपको बस देखना है कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है कि ये काम गलत हो रहा है। दूसरा लीडिंग एम्प्लॉयज़ है। लीडिंग इज़ अ वेरी बिग वर्ड। लीडिंग मतलब कि आप उस पूरे टास्क की जिम्मेदारी ले चुके हो, वो आपके ऊपर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम सही से हो, तो आप एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहे हो। एम्प्लॉयज़ के एक एक एक्शन के जिम्मेदार आप हो, कुछ गलती हुआ तो आपको पकड़ा जाएगा। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहन देना। जब उनका काम करने का मन ना करे तो उनको मोटिवेट करना कि नहीं आप कर सकते हो। दैट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एंड एट लास्ट कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉय। बिना कम्युनिकेशन के कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको उनसे बात करना होगा, उनसे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करना होगा, तब ही यू कैन डू दिस। बात करते हैं मैनेजर्स के बारे में। मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल एक्ट एज लीडर्स। हर लेवल पे ये लीडर्स की तरह एक्ट करते हैं। क्यों उनको लीडर्स की तरह एक्ट करना पड़ता है? क्योंकि दे हैव अंडर देम सबऑर्डिनेट्स। उनके अंडर में सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि एफर्ट लगाते हैं ताकि सब कुछ काम ऑर्गेनाइज्ड हो, हार्मोनाइज्ड हो, एक तरीके से, सही तरीके से हो। लीडरशिप क्या है? Leadership is the process of directing and influencing task-related activities of group members. It involves other people like subordinates or followers. It is an unequal distribution of power between leader and group members. यहाँ तक आप ब्रैकेट में डाल दो और लिख दो ऐसे स्टार, यानी कि ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा गया लीडरशिप क्या होता है, तो सिंपल एक लाइन में बोले, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, लोगों को डायरेक्ट करना और इन्फ्लुएंस करना टास्क से रिलेटेड काम को लेकर। मेंबर है ग्रुप में बहुत सारे, उनको बताना क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप प्राइज दो ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो। दैट इज लीडरशिप। एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। अगर मैं किसी ग्रुप का लीडर हूं, इसका ये मतलब नहीं कि वो ग्रुप और मेरे पास सेम पावर है, नहीं। एक लीडर के पास हमेशा ज्यादा पावर होता है, और उस पावर को यूज करना ताकि आपके अंडर में जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो आपसे, आपसे सीखें और काम करें, यही लीडरशिप है। इन अदर वर्ड्स, अगर अलग तरीके से बोले, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल
to influence the thought and action of others in some useful direction. एक लीडर का सबसे अच्छा काम होता है कि वो ना अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उनके सोच को, उनके हरकत को एक दिशा दे सकता है। ये काम एक लीडर का होता है। मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा लीडर है तो वो अच्छा मैनेजर बन सकता है। उसको बस कुछ रिसोर्सेज को ना अलाइन करना होगा, साथ में लाना होगा। अभी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हर जगह अपना डेफिनेशन दिए, तो यहाँ भी दिए। डेविस क्या बोलते हैं? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स एंथुसियास्टिकली. इट इज द ह्यूमन फैक्टर विच बाइंड्स अ ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट्स इट्स टुवर्ड गोल. सिंपल वर्ड में वही बात को अच्छे इंग्लिश में बोला कि यार ये एक तरीका है कि आप लोगों में एक जोश रखो, जो ह्यूमन फैक्टर है, जो इंसान आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप बना के रखो, आपस में फूट मत डालो, उनको मोटिवेट करो कि ये गोल है और आपको यहाँ पे पहुँचना है. ये डेविस का कहना था. हेमन ने भी कहा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव इमेजिनेटिवली डायरेक्ट्स, गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर. सेम बात बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि एक गोल तो अचीव करना है. कैसे? मीडिएटिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको समझाऊं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मानो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. मानो आप जियो में एक लीडर हो, कोई मैनेजर हो, तो ये है जियो और ये हो आप. ये है लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप जो हो, ये हो आप. देखो आप खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, आप खड़े हो. तो आप इन दोनों के बीच में मीडिएट कर रहे हो. इनको जो काम करवाना है, जियो कंपनी को जो काम करवाना है लोगों से, वो किनके द्वारा होगा? आपके द्वारा. ये कहना था डेविस का, सॉरी हेमन का. फिर कून्स एंड ओडेनल ये हर चैप्टर में ये बोलते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील. सिंपल वर्ड में ये भी वही बात बोल रहे कि यार आप अपने अंडर में जो लोग हैं उनको इस तरीके से प्रभावित करो, इस तरीके से उनके साथ डील करो कि वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें. टोटैलिटी में देखिए अगर, तो लीडरशिप मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजर एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप. एक मैनेजर अकेले भी कुछ काम करता है और उसको ग्रुप के साथ भी काम करना पड़ता है. सिंपल वर्ड में इन्फ्लुएंस, आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. ये वर्ड देखो, लीडरशिप में इन्फ्लुएंस वर्ड बार बार आ रहा है. 3 एलिमेंट का काम है यहाँ पे, लीडर, फॉलोअर जो आपके अंडर में होंगे, और सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से लीडर एक्ट करेगा. और लीडर का काम है हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देना. भैया लीडर कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टार मार्क किया है मैंने, इंपॉर्टेंट है. पहला, लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी होता है. ये आपको किसी स्कूल में कहीं सिखाया नहीं जाएगा, ये आपके अंदर कैरेक्टर में होता है. यहाँ पे अगर फॉलोअर्स नहीं तो लीडर नहीं. लीडर कौन? जो एक ग्रुप को लीड कर रहा हो. तो आपका अगर कोई ग्रुप नहीं है तो आप किसको लीड करोगे? तो ग्रुप होना ज़रूरी है एक लीडरशिप के लिए. अगेन इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल को प्रभावित करना कि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करें. जो बहुत महान लीडर होते हैं, किसी को भी उठा के देख लो, हिस्ट्री में, प्रेजेंट में, दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, देयर बिहेवियर, देयर थॉट, देयर बिलीफ. एक्टर्स में बड़े बड़े एक्टर्स से लेके, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे इस जनरेशन का कोई हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ले लो, सब एक लीडर है तभी वो वहाँ पर है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, प्रभावित करना जानते हैं. लीडरशिप अराइजेज आउट ऑफ फंक्शनिंग फॉर अ कॉमन गुड. लीडरशिप आप चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ले लो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि मेरे को आत्मनिर्भर भारत बनाना है. तो एक गोल है जिसकी तरफ वो हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम. दैट इज अ कॉमन गोल. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस.
ऐसा नहीं कि आप किसी ग्रुप के लीडर हो तो ये महीना मैं लीडर रह लेता हूँ, अगले महीना नहीं रहूँगा और फिर उसके बाद आऊँगा, नहीं। आप एक बार लीडर बने उस ग्रुप के तो जब तक आपको रिटायर नहीं हो रहे हो आप, या फिर आपको निकाला नहीं जा रहा है, आप उस ग्रुप के लीडर हो हर मोमेंट। इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक सिचुएशन होगा, एक ऐसा वक्त होगा, एक ऐसा कंडीशन होगा जब आपका लीडरशिप टेस्ट किया जाएगा। तो हर किसी का ना अलग अलग सर्कमस्टांसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 1992 में डिप्रेशन आया था, ठीक है, सब चीज़ का दाम बढ़ने लगा था, तो तब जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके लिए अलग चैलेंजेस था। अभी कोरोना वायरस आया तो अभी सब पॉलिटिकल पार्टीज का अलग चैलेंजेस है। तो इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर लीडर को अलग चैलेंज मिलता है। तो भैया क्या लीडरशिप मैनेजमेंट एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। लीडरशिप क्या, इनका फोकस है लीड करना लोगों को। मैनेजमेंट का क्या, इनका काम है मैनेज करना काम को। यहाँ पीपल है, यहाँ काम है। लीडरशिप में लोगों पे फोकस है, मैनेजमेंट पे काम पे फोकस है। लीडरशिप में लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैं हूँ लीडर, मेरे लोग हैं फॉलोअर्स। मैनेजमेंट में मैं किसी के ऊपर हूँ तो मैं कहलाता हूँ सुपीरियर, मेरे कोई अंडर में तो वो कहलाएंगे सबऑर्डिनेट। लीडरशिप मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैनेजमेंट पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो लीडरशिप अगर ये मैनेजमेंट है तो उसके अंदर लीडरशिप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये तीन डिफरेंस है इनके बीच। तो भैया एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए हम लोग के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसको भी हाईलाइट करो। देखो ये सब ना रटने का बैठ के जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना होगा, 10-15 बार बोलना होगा बैठकर, लेकिन जब आप अपने आप को एक लीडर के पोजीशन पे बैठाओगे, अभी खुद सोचो अगर आप एक लीडर हो तो आपको एकदम एनर्जी भरा रहना होगा। अब आप एक सुस्त लीडर हो, बैठे हुए हो, बोर एकदम, ना हंस रहे हो, ना खेल रहे हो, ना किसी को मोटिवेट कर रहे हो, कोई आके बोलता काम हो गया तो आप बोल रहे हो हाँ ठीक है जाओ। दिस इज नॉट द वे, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपके अंडर में लोग हैं, आपको एकदम एनर्जी रहना ताकि आपको देखे लोग बोले अरे इसमें कितना एनर्जी है, लेट्स डू इट। चार्मिंग पर्सनालिटी होना चाहिए आपका, इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको, ऐसे बेवकूफ़ होने से नहीं चलेगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी ऑर्डिनेट से ज़्यादा ऊपर। आप जब उस पोजीशन पे हो तो आप बाकियों से ऊपर हो, आप बाकियों को लीड कर रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, कोई भी फील्ड में आपको एक इंटेलिजेंट बेसिक इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसो तो आराम से निकल जाओ, अच्छे सोच और समझ के साथ। आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक गोल, एक ड्रीम, एक सपना जो आप देख रहे हो और आप जो लोगों को दिखाकर, अपने सबऑर्डिनेट को दिखाकर प्रभावित कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपको फ्यूचर देखना है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, आई रिकमेंड यू स्ट्रांगली टू वॉच अ मूवी। अगर एग्जाम है अभी आसपास तो मत देखना, लेकिन एक मूवी है पायरेट्स ऑफ सिलिकन वैली। इसमें ना स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स का कहानी है, ज़रूर देखना इसको। स्टीव जॉब्स वॉज अ मार्वेलस लीडर। आज के टाइम पे एप्पल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। क्यों? उनका विजन था। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता, मैं दूर का सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि दूर में, फ्यूचर में लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ मैं प्रेजेंट में दे देता हूँ। तो एक विजन होना एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। इनिशिएटिव, भैया विजन तो है मेरे पास लेकिन एक्शन नहीं ले पाता हूँ तो आप लीडर नहीं हो। आपको एक्शन लेना आना चाहिए, इनिशिएटिव लेना है, सही वक्त पर सही काम कर देना है। एक इनिशिएटिव लेना, एक काम करना, एक्शन लेना इज वेरी ज़रूरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये एक ऐसा है जो सिर्फ लीडर नहीं, हर ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए लाइफ में एक्सेल करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके पास लोग आए आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, उन्होंने आके जोश में बोला कि मेरा ये काम हो गया, देखिए सर क्या सही है, और आप रुक रहे हो, शायद ये सही है बट मेरे को श्योर नहीं और मैं फ्यूचर में बता भी नहीं सकता। नहीं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको पता है तो बोला हाँ मुझे आता है, नहीं पता आप बोलो 5 मिनट रुको मैं बता रहा हूँ। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस ऐसे समझते हो कि हमेशा हर चीज़ का जवाब देना इस कॉन्फिडेंस, मानो आपसे कोई डाउट पूछा गया, आप ग्रुप के लीडर हो और आप जवाब दे रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस। अगर आपको जवाब नहीं आता और आप गलत जवाब दे रहे हो, वो गलत बात है। कॉन्फिडेंस इज कि आप सच्चाई रख रहे हो आगे,
आपको जवाब आता है, गुड, बताओ। नहीं आता है तो आप बोलो कि मुझे टाइम चाहिए। दैट इज कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी होना पड़ेगा। ऐसे ना फॉग दिमाग में बना रहेगा तो काम नहीं होगा। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ओपन माइंडेडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, खुला सोच होना जरूरी है। अभी मानो आपने प्लान किया, आपको कोई ग्रुप का आदमी आके बोलता है कि सर ये मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, क्या आपको ये पसंद है? और आपने कहा नहीं, मैंने एक बार जो सोच लिया, मैंने जो कमिटमेंट किया, फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। ऐसे नहीं चलेगा। आपको ओपन माइंडेड होना होगा। लोग अगर आके नया आइडिया दे रहे हैं तो आप बैठ के उसके ऊपर सोचो, और अगर वो आइडिया आपके आइडिया से बेहतर है तो उसे लगाओ, क्योंकि एट लास्ट आपका विजन आपको अचीव करना है, आपका गोल आपको अचीव करना है। तो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। रिजिड या फिर फिक्स्ड होकर अगर आप अपना सोच रखोगे तो नहीं चलेगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एक भावना होना आपके अंदर जरूरी है। और ह्यूमन रिलेशन, लोगों को ऐसे डांट डपट के रूडली बिहेव करके नहीं चलेगा। अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। तो ये 8 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडर में। बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। लीडरशिप स्टाइल्स टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अथॉरिटी, इस बारे में हम लोग बात किए थे। तो लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी, आपके हाथ में एक पावर है और उसके ऊपर जो बेस्ड आपको लीडरशिप मिला, वो एक तरीके का लीडरशिप होता है। लीडरशिप कॉन्टिनम, मतलब आपकी जो पावर है, आपके पास जो पावर है, आपके पास जो इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है, उसका मैक्सिमम यूज करना। एक है मैनेजरियल ग्रेड, जो कि ब्लेक और मॉर्टन ने दिया था, और एक है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, जो कि रेंसिस लाइकर्ट ने दिया था। आते हैं हम लोग चारों के बारे में अच्छे से समझते हैं। बेस्ड ऑन अथॉरिटी, जब अथॉरिटी का बात होता है ना, तो उसमें भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री विल। ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंट्रोल है आपका, आपके अंडर में जो लोग हैं उनके ऊपर। पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, आपको अपने ग्रुप से कंसल्ट करने का जरूरत भी नहीं है। आप डोमिनेट कर रहे हो, आप उनके ऊपर हो और आप गाड़ी चला रहे हो, वो लोग सिर्फ पीछे बैठे हैं। आपको ऑर्डर देना है, वो काम करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई ऐसे बैठ के रो नहीं सकता आपके सामने। हाँ, आप रिवॉर्ड दोगे उनको और डराओगे भी, पनिशमेंट भी दोगे इस मेथड के अंदर। तो इस मेथड के अंदर ऑटोक्रेटिक में आप लीडरशिप आपके हाथ में है, अंडरलाइन करिए, सेंट्रलाइजेस। आप ड्राइव करते हो ग्रुप को, डोमिनेट करते हो, आप अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, पावर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एट लास्ट आप पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दोनों यूज़ करते हैं। अब इसका कुछ फ़ायदा नुकसान दोनों है। फ़ायदा, तुरंत डिसीजन लेंगे, आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी का सोच का आपको परवाह नहीं है। आपके लिए ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जब आपके हाथ में पावर आएगा ना, आपको बहुत एक्साइटेड फील होगा, सेटिस्फाइड फील होगा। आपके अंडर में जो लोग हैं ऑब्वियसली आपसे लेस कंपिटेंट हो गए, तभी आप लीडर हो इस मेथड में। हो सकता है इस कारण के इस लीडरशिप के कारण आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसके कारण ना आपके नीचे में जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? अरे मेरा तो बात ही नहीं सुनता, ये सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट होंगे, अपना जो जिम्मेदारी है उससे भागेंगे, कम से कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला सिस्टम है। उनका जो क्रिएटिविटी है वो आइडिया दे नहीं पाएंगे, तो उनका क्रिएटिविटी बेकार जा रहा है, उनका पोटेंशियल बेकार जा रहा है। उनको एक काम मिल रहा है और रोबोट्स की तरह उनको करना पड़ेगा। और इससे ना सबसे बड़ा, ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूटी इज थ्रेटेंड। अगर आपके अंडर में कोई लोग हैं वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? कभी ना कभी तो रुकेगा, कंटिन्यू करते जाएगा क्या? कभी ना कभी तो फंसेगा। ये कब कब मतलब भैया हम लोग मानिए कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए और हम लोग के पास कोई मैनेजमेंट डिसीजन आया कि हम लोग को एक टीम बनाना है और एक लीडर रखना है। ठीक है, होता है कि हम लोग के पास एक टास्क आया है और आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो। ऐसे आप मतलब हर जगह जाके मतलब आपके अंडर में हज़ारों लोग काम कर सकते हैं, तो आपको छोटा छोटा ग्रुप बनाना होगा। तो आप कब
भैया मैं ऑटोक्रेटिक लीडर को लीडरशिप को फॉलो करूं जब आपके अंडर में जो लोग हैं वो अनएडुकेटेड है, अनस्किल्ड है, आप जानते हैं कि वो लोग जो उनके पास नॉलेज नहीं है, वो लोग का आइडिया उतना कुछ खास नहीं है, तब आप ये लीडरशिप फॉलो करो। या फिर जब आप फियर और पनिशमेंट को यूज करते हुए अपना काम करवाना चाहते हो, आपकी नज़र में ये एक डिसिप्लिनरी टेक्निक है, तब यूज करो। जब आप डोमिनेंट बन रहना चाहते हो, जब आप आगे वालों को दबा के रखना चाहते हो, डिसीजन आपके हाथ में चाहिए, तब करो। ये सब टाइम पे आप ले सकते हो ये मेथड, नहीं तो मत लेना। अब आते हैं पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक में। ये क्या होता है? ये है एक कंसल्टेटिव। डेमोक्रेसी क्या है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर वोट से बनता है, डेमोक्रेसी है, वोटिंग होता है, सबका राय लिया जाता है। तो यहाँ पे अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड है। अगेन, ऑटोक्रेटिक में सेंट्रलाइज्ड होता है, डेमोक्रेटिक में डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ऑटोक्रेटिक में एक लीडर वही सारा डिसीजन लेगा, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डेमोक्रेटिक में सबऑर्डिनेट को भी पावर शेयर करने का मौका मिलता है। लीडर अकेले सब कुछ नहीं करता है, मेजॉरिटी के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, उनके सलाह को ध्यान में रखते हुए करता है। वो अपने हर एक्शन के बारे में अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है जो उनको अफेक्ट कर सकता है। इस मेथड में ना फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन है। आपके आइडियाज़ को मोटिवेट किया जाएगा। क्या आइडिया है, लाओ दो, मैं सजेशन सुनने को तैयार हूँ, आपके दुख सुनने को, आपके सजेशन सुनने को, आपके ओपिनियन सुनने को तैयार हूँ। ये लीडरशिप ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो अगर आप किसी ऐसे लीडर के अंडर में काम करते हो कि आप अपना आइडियाज़ रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो रख सकते हो, तो जॉब सेटिस्फैक्शन है। आप कभी रोओगे नहीं अपने काम को लेकर, आपको मन करेगा काम करने का। आपके अंडर में जो लोग हैं वो लोग डिसीजन सही से ले पाएंगे। आप अकेला, आपका एबिलिटी नहीं है, आपके साथ और भी लोग हैं, उनकी एबिलिटी आपके साथ है, तो इससे बेहतर काम होगा। पहले क्या था, ऊपर में ऑटोक्रेटिक में सिर्फ आपका डिसीजन, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, किसका यूज करोगे करो। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, चेंज तुरंत हो सकता है क्योंकि लोगों का आप ओपिनियन ले रहे हो ना। डिसीजन का क्वालिटी बेटर होता है क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और लोग कम एब्सेंट करेंगे, कम जॉब छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यार मज़ा आ रहा है काम में, मेरा ओपिनियन मिल रहा है, मेरा ओपिनियन पे काम हो रहा है। एट द सेम टाइम ना डिसएडवांटेजेस भी है। डेमोक्रेटिक में टाइम कंज्यूम होता है, सबका ओपिनियन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि जो ओपिनियन आपने लिया वो गलत हो, तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। अभी मानो एक आप क्या कर रहे हो, हर डिसीजन अपने लोगों से पूछ के ले रहे हो। एक डिसीजन था जो आपने खुद लिया, आपको लगा कि मेरा आइडिया बेहतर है, तो सबके नज़र में ना आप गिर जाओगे, लगेगा कि नहीं यार ये तो लीडर है ना, तो ये ऐसे ही करता है, तो एक बुरा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। उनका मतलब हैबिट हो जाएगा ना आपसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आएगा और मेरे से आइडिया लेगा, और मेरा ही आइडिया लेगा। देखना, अगर वो आप अपना आइडिया लगा रहे हो तो फिर उनको बुरा लगेगा। अगर आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो तो आगे वाला ये भी सोच सकता है कि हो सकता है ये उतना काबिल नहीं है, इसीलिए मेरे पास आ रहा है। बहुत सारे लीडर होते हैं इस मेथड का ऐसा फायदा उठाते हैं कि अपने कुछ काम नहीं करेंगे, सब आगे वालों को देंगे। कम्युनिकेशन अच्छा होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है तो फिर दिक्कत है। देखो यहाँ पे ऐसे एक मानो आप हो, ये आप हो, तो ऑटोक्रेटिक में क्या आप खाली ऑर्डर दे रहे हो, देखो खाली ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी से ले नहीं रहे हो। और डेमोक्रेटिक में अगर आप हो तो आप दे रहे हो, ले रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ले रहे हो, दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है। भैया आपके अकॉर्डिंग या फिर ऑन अ जनरल नोट बेहतर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक? ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, हर जगह का अपना सिचुएशन है। कहीं पे कंसल्ट करना, पार्टिसिपेट करवाना, डेमोक्रेटिक रखना इज गुड, कहीं पे ऑटोक्रेटिक रखना इज गुड। एट लास्ट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे ऑफिस में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना है, तो कंसल्टेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, कोई भी नाम दो, वो गुड है। डिपेंड करता है कि गोल क्या है और लोग कैसे आपके एंड में। लोग कम पढ़े लिखे हैं तो ऑटोक्रेटिक रखो, सारा पावर अपने हाथ में रखो। लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी होशियार हैं,
तो उनको डेमोक्रेटिक उनका राय आप ले सकते हो। अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराना है, तुरंत काम कराना है, तो ऑटोक्रेटिक रखो। लेकिन जब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, एम्प्लॉय को खुश रखना है, इंडिपेंडेंस की जरूरत है, तब डेमोक्रेटिक रखो। जब आपके अंडर में जो लोग हैं, आप चाहते हो कि आप उनसे अपने डिसीजन को शेयर करो, तब डेमोक्रेटिक रखो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले मेथड पे, तीसरे वाले स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे, फ्री रीन या फिर लेसेस फेयर में। फ्री रीन लीडरशिप इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टोटल अथॉरिटी जो आपके हाथ में है, पावर जो आपके हाथ में है, वो आप किसी और को दे रहे हो, ट्रांसफर कर दे रहे हो। आप पावर से बच रहे हो, उसे अवॉइड कर रहे हो, अपने लीडरशिप पोजीशन को रिलिंक्विश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, छुपा रहे हो। आप तो सिर्फ एक नाम हो, एक जरिया हो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए। काम आपके नीचे के लोग ही कर रहे हैं इसमें। इसका फायदा क्या? जो लोग आपके नीचे में काम करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना 110% होगा। क्यों? मेरा बॉस कोई काम नहीं करता, सारा काम मेरे अंडर में। दे विल से दिस। तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, एक्सपोजर मिलेगा उनको काम करने का, और उनका जो पोटेंशियल है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा, अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होगा। बात करें डिसएडवांटेज, नुकसान के बारे में, तो जो सबऑर्डिनेट है उनको गाइडेंस नहीं मिलेगा, कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो गाइड करे। एक ऐसा वक्त आएगा कि लीडर को इग्नोर करने लगेंगे, वो सबऑर्डिनेट लीडर को इग्नोर करने लगेंगे, वो तो कोई काम ही नहीं करता है, क्या सुनना उसका, चलो करो, हम ही लोग को करना है। और सबऑर्डिनेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है सब अलग अलग एक्शन लेने लगे जिसके कारण काम खराब हो जाए। तो ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है जब आपके सबऑर्डिनेट अच्छे से ट्रेंड हैं, बहुत नॉलेज है, और वो उनमें खुद वो हर लीडर होने का कैपेबिलिटी है, तब आप उनको काम सौंप दो, आप दूसरे काम में लग जाओ, तब ये चलता है। उसके अलावा ये मेथड फॉलो करना इज नॉट अ गुड आइडिया। बात करते हैं लीडरशिप कॉन्टिनम के बारे में। टेनबॉम एंड स्मिथ, ये दोनों मिलके लीडरशिप कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें रेंज ऑफ पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात हो रहा था कि एट द लेफ्ट एंड ऑफ द कॉन्टिनम देयर इज बॉस सेंटर्ड। एक तरफ बॉस है और एक तरफ फ्री रीन है। मतलब मैनेजर डिसीजन दे दिया, अब आपका मैनेजर बोला ये काम मेरे को चाहिए, कैसे करना है तुम देखो, दिस इज लीडरशिप कॉन्टिनम। मैनेजर बोल दिया ये पूरा पावर मेरे हाथ में, डिसीजन मेरे को लेना है, काम क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका डिसीजन है। तो एक तरफ बॉस बोल रहा है कि काम होना चाहिए, और दूसरी तरफ उनको छूटे, जो काम करना है करो, जैसे करना है करो, बस काम करके दो। घर बैठ के करना है घर बैठ के करो, बाथरूम में बैठ के करना है बाथरूम में बैठ के करो, लेकिन काम दो। इस टाइप का लीडरशिप है ये। अभी डिग्री ऑफ कंट्रोल का जब बात करते हैं, इसमें भाई टेंटेटिव डिसीजन मतलब एक ऐसा डिसीजन जो फाइनल नहीं है, उसको मॉडिफाई कर सकते फ्यूचर में। तो बॉस का डिसीजन फाइनल नहीं होता, काम चाहिए, ये काम 110% चाहिए, लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या था, आप उसे बदलवा नहीं सकते थे, और यहाँ पे आप बदलवा सकते हो। मैनेजर्स जो होते हैं प्रॉब्लम रखेंगे आपके सामने, सजेशन लेंगे आपसे, और फिर डिसीजन लेंगे। सबका सजेशन लेने के बाद वो बता देंगे कि भाई इतना बजट है, इतना लिमिट है, इसके अंदर काम करना है, इसी के अंदर आपको मेरे को डिसीजन लेना, तो वैसा ही अपना सजेशन देना। लिमिट्स है और उस लिमिट के अंदर काम करने का फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल बॉस बोलेगा काम चाहिए, लिमिट है मेरे को 11 से 6 के अंदर चाहिए, आप घर बैठ के करो, आप ऑफिस आके करो, नो प्रॉब्लम, बस 11 के 6 के अंदर काम दे दो। तो एक लिमिट है बट छूट भी है, जो डिफाइन किए वो लिमिट, उसके अंदर आप काम कर सकते हो। इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट फुल कंप्लीट है, नो दिक्कत इन दैट। आपको लिमिट बताया जाएगा, उस लिमिट के अंदर जैसे काम करना है वैसे करो। तो इसमें क्या है ना, देखो तुम दोनों टाइप है, डेमोक्रेटिक भी है, ऑटोक्रेटिक भी है, दोनों बिहेवियर है। ये डायनामिक इन नेचर है, फिक्स्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, चेंज होता है टाइम टू टाइम लीडरशिप।
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। अभी हम जब चूज कर रहे हैं ये वाला मेथड या फिर कोई भी मेथड चूज करें तो भाई हम क्या दिमाग में रखें? सबसे पहले फोर्सेस इन द मैनेजर। मैनेजर कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है अपने सबॉर्डिनेट के अंदर, भरोसा है ना उनको अपने सबॉर्डिनेट्स पर, उसमें लीडरशिप क्वालिटी तो है, वो टॉलरेट तो कर सकेगा, गुस्सा तो नहीं होगा ना, इरिटेट तो नहीं ना होगा। सबॉर्डिनेट कैसे, क्या वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, उनके पास नॉलेज है, वो तो इरिटेट नहीं ना होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन है, डिसीजन लेने का मन है, उनका विल है, मन है, उनका इंटरेस्ट, उनका समझ प्रॉब्लम को लेकर क्या सही है, उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल का समझ, उसका पहचान क्या सही है, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव, उनका एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद लीडरशिप को लेकर क्या है, एंड सिचुएशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम, ग्रुप कैसा है, प्रेशर कैसा है टाइम का, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लीडरशिप मेथड को चूज करो। अब तीसरा मेथड, लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजेरियल ग्रेड। लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजेरियल ग्रेड, ये कौन बनाए थे? रॉबर्ट ब्लेक, जेन मॉर्टन। यहां क्या होता है ना, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको डायग्राम वगैरह से भी समझेंगे। इसमें दो डायमेंशन है, दो कॉन्सेप्ट है। पहला कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के लिए हमारा चिंता, हमारा सोच, और दूसरा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को लेके हमारा सोच। कंसर्न फॉर पीपल मतलब लोगों के लेके एक भाव है कि यार एक अच्छा कंडीशन देना है काम करने के लिए, ज़्यादा काम नहीं करवाना है, अच्छे से काम करवाना है, उनको खुश रखना है, भरोसा होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए हम लोगों के बीच। और प्रोडक्शन को लेकर क्या है, बहुत सारा चीज़ देखना है, क्वालिटी कैसा है स्टाफ का, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कितना बन रहा है, आउटपुट क्या है क्वालिटी का, क्वालिटी ऑफ स्टाफ देखो, वर्क एफिशिएंसी यानी कि काम कैसे हो रहा है, वॉल्यूम देखो, आउटपुट कैसा निकल रहा है वो देखो। ये सब किसके लिए है? कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन। कंसर्न ऑफ फॉर पीपल में क्या गुड वर्किंग कंडीशन है, प्लेसमेंट कैसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, भरोसे पे है ना कि ऐसे कि वो मेरे को ज़्यादा मतलब मेरा चमचा है तो उसको काम दे। वर्कर का सेल्फ स्टीम मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको नीचे नहीं गिरने देना, और इंटरपर्सनल रिलेशन, मैनेजर एंड वर्कर के बीच में रिलेशन भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये जो मेथड है ना, इसमें बहुत सारा रेंजेस है, क्योंकि देखो कितना सारा चीज़ का ध्यान रखना है। फिगर देख लो यहाँ पे, देखो कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम प्रोडक्शन में ना यार ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे, हमको प्रोडक्शन एकदम मानो यहाँ चाहिए 8 में हमको प्रोडक्शन चाहिए, उससे तो हम लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन पीपल से हम लापरवाही कर सकते हैं, ठीक है। पीपल को हम 3 मतलब हम नहीं देंगे उतना अच्छा वर्किंग कंडीशन, थोड़ा बांध के रखेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये ग्राफ में बना दिए हम। मानो हमको लोगों को खुश रखना है, काम थोड़ा बहुत कम खराब हो तो चलेगा, तो लोगों को एकदम खुश रखना है, 9 दे दो कि लोगों को तो खुश रखना है भैया, काम थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा 5 दे। तो ये हो गया है। तो क्या भैया ये एग्जाम में बनाने आएगा? कुछ नहीं है, अगर आ भी गया तो ऐसे ऐसे 9 करके बॉक्स, मैथ का पेपर जो होता है ना, मैथ्स कॉपी, वो बनाना, नंबर दे देना हर एक लाइन को, और इस तरीके से मार्किंग कर देना, समझा देना 2 एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल सिचुएशन नंबर 1 देना कि मेरे को लोगों से मतलब नहीं है, मेरे को प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट, और मेरे को लोगों से भी मतलब है, प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए, ये वाला पॉइंट। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अभी देखो इसी चीज़ को जब हम लोग एग्जाम में इन केस आया, आ सकता है नो डाउट, ठीक है, इन केस अगर आया तो यहाँ पे जो नंबर्स है हम अभी हिंदी में इजी वे में समझाए थे, यहाँ पे एक टर्म दे दिया गया। पहला स्टाइल 1-1, तुम ही लोग बताना क्या है 1-1, यानी कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी नहीं है, कंसर्न फॉर पीपल भी नहीं है, लोगों से भी मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से भी मतलब नहीं है, लो प्रोडक्शन लो पीपल। इसको बोलते हैं द इनडिफरेंट या फिर द इम्पॉवरिश्ड। एकदम लेजी अप्रोच, फालतू ऑर्गेनाइजेशन, बेकार मैनेजर है ये, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है इसको, मतलब कि ये काम आगे सौंप देता होगा आगे वाले लोगों को और गायब हो जाता होगा, यही सिस्टम है।
दूसरा 19, देखिए 19 क्या बोल रहा है, 19, ये है 19। यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल, लोगों को बहुत कंसर्न है, प्रोडक्शन का फिक्र नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन लो है, हाई पीपल है, इसको बोलते हैं कंट्री क्लब। क्या बोलते हैं? कंट्री क्लब। यहाँ पे एक साइडेड अप्रोच है, लीडर क्या कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय का कंफर्ट 110%, वो लोग सही होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन फालतू है, उस पर ध्यान मत दो। ये भी बेकार अप्रोच है, यहाँ पे आपका सामान नहीं बिकेगा, भले ही आपके लोग अंडर काम करना चाहेंगे, सामान नहीं बिकेगा। तीसरा 9-1, 9-1, ये 9 मतलब प्रोडक्शन पे पूरा ध्यान, लोगों पे ध्यान नहीं, हाई प्रोडक्शन लो पीपल। यहाँ पे पेरिश या फिर डिक्टेटोरियल या फिर प्रोड्यूस, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, खाली ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, इंप्लॉय को जरा से भी भाव नहीं दे रहा है, खाली प्रेशर में रख रहा है, डर में रख रहा है, धमका के रख रहा है। प्रोडक्शन का इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो प्रोडक्शन करवाने से कि इंप्लॉय पे ध्यान नहीं दे रहा है। स्टाइल 9-9, ये वाला मतलब दोनों चीज एकदम हाई, इसको बोलते हैं द टीम या फिर साउंड। हाई प्रोडक्शन हाई पीपल, बेस्ट है ये। पीपल और प्रोडक्शन दोनों पे ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर आप पीपल पे ध्यान दे रहे हो या प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो, पैसा दोनों में लगेगा, मेहनत दोनों में लगेगा। तो ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे ये फॉलो किया जा सकता है। जनरली फॉलो करते हैं मिडिल अप्रोच, मीडियम प्रोडक्शन मीडियम पीपल, द मिडिल ऑफ द रोड और द स्टेटस को इसको कहा जाता है। यहाँ पे दोनों चीज़ में बैलेंस बना के काम किया जाता है, तो ये ज़रूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये बनाने दे दिया तो कि मैनेजरियल ग्रिड बनाओ, लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजरियल ग्रिड, और एग्जाम्पल दो तो ये नाम लिखना होगा, ऐसे करके दिखाना होगा, सब चीज़ डायग्राम बनाना होगा, सब कुछ करना होगा, ठीक है। अभी इतना सारा मेथड आया, तो जो रेंसेंस लिकट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एसोसिएट थे यूएसए में, वो एक सर्वे करवाएं अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल का, अलग अलग पैटर्न को चेक किए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में। वो 4 मैनेजमेंट का सिस्टम का कॉन्टिनम होता है। कॉन्टिनम बेसिकली होता क्या है, मिक्सचर, तो 4 का मिक्सचर पे वो होता है। अलग अलग टाइप का लीडरशिप को सोचे कि हम अपना सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया चारों सिस्टम का, देखो। सिस्टम 1 एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक, यहाँ पे मैनेजर के हाथ में सब कुछ है, वही सारा डिसीजन लेगा, सब कुछ वही करेगा, वही बताएगा क्या लिमिट है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे काम करना है। सबऑर्डिनेट कुछ नहीं बोल सकता, दे हैव एब्सोल्युटली नो से, कुछ बोल ही नहीं सकता डिसीजन मेकिंग। तो कितना डोमिनेंट है, एक डिसीजन नहीं है, डर के रहेगा सब कोई कि यार पनिशमेंट मिलेगा गलत करेंगे, तो पूरा स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट होता है एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट होता है वो लोग। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ये दूसरा सिस्टम है। ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं, एक्सप्लॉइटेटिव मतलब कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपने अंडर में जो लोग हैं उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। यहाँ पे एक पैटर्न है, थोड़ा फ्रीडम देंगे अपने और सबऑर्डिनेट को, लेकिन जैसे देखेंगे वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है इनको डांट डपट के काम कराया जाता है। कैरेट स्टिक अप्रोच है। कैरेट स्टिक अप्रोच जानता है तुम लोग क्या होता है? हाँ चलो दिखाते हैं हम। कहा जाता है ना कि गधे से अगर काम कराना है, मानो ये है गधा, ठीक है, तो थोड़ा पिग लग रहा है लेकिन है गधा, ठीक है, ये है गधा। गधे से काम कराना, आप गधे के ऊपर बैठे हुए हो, तो काम कैसे कराएंगे? हाथ में एक स्टिक लो, ऐसे एक रस्सी टांगो उससे, और उस रस्सी से एक कैरेट टांग दो, ठीक है, एक कैरेट टांग दो। गधा क्या करेगा ना, खुश होकर हंसते हुए कैरेट के पीछे भागेगा। उसको नहीं पता कि वो कभी नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो भागेगा। इसको बोलते हैं कैरेट स्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे वही है कि आप कैरेट स्टिक अप्रोच अपनाओ, रिवॉर्ड दिखाओ, सिर्फ पनिशमेंट मत दो। स्ट्रिक्ट हो लेकिन कब? जब सबऑर्डिनेट लिमिट क्रॉस करे। फिर आया कंसल्टेटिव। यहाँ पे मैनेजर गोल सेट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, डिस्कस करने के बाद कि काम कैसे हो। ज़्यादातर डिसीजन सबऑर्डिनेट के ऊपर रहता है कि यार तुम लोग का रूटीन है, डेली का काम है, तो तुम लोग करो। उनको मतलब फ्रीडम है कि भाई तुमको कुछ मतलब
बात वगैरह करना है, डिस्कशन वगैरह करना है मेरे साथ आकर, मैनेजर के साथ आकर, तो आके कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, कंसल्टेटिव में टू वे कम्युनिकेशन है। मैनेजर को भरोसा है अपने सबऑर्डिनेट पे और सबऑर्डिनेट को भरोसा है मैनेजर पे। यहाँ पे ज़्यादा फोकस है रिवॉर्ड में और पेनल्टी में कम। यहाँ पे क्या है, बैलेंस है रिवॉर्ड और पेनल्टी में। यहाँ पे नो रिवॉर्ड ओनली पेनल्टी पनिशमेंट, तो सबसे बेकार है सिस्टम 1, लेकिन कुछ जगह वो काम आता है। सिस्टम 2 में बैलेंस है, सिस्टम 3 में पेनल्टी है ही नहीं, नो पेनल्टी। ठीक है, बहुत कम सिचुएशंस में पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक में क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया ग्रुप है, ग्रुप से सब कुछ सीखो, बात करो, समझो, फिर डिसीजन लो। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन एक पर्पस और फीलिंग का मिलेगा कि मेरे को ऑफिस जाना है, क्यों, मेरा डिसीजन लिया जाएगा, मतलब मेरा जो ओपिनियन लिया जाएगा, मेरा राय लिया जाएगा। तो इनका कहना है कि सिस्टम 4 इज द बेस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं लिंकन, सिस्टम 4 इज द बेस्ट सिस्टम। अब आते हैं कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच में। इस मेथड से क्लियर है, देखो अभी तक हम लोग ये सीख गए ना कि यार लीडरशिप में ना 2 लोग होते हैं, एक तो लीडर होता है, उसके अंडर में लोग होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होते होंगे, 1-2 लोग नहीं होता। अगर एक मैनेजर को सबको मैनेज करना है तो उनको एक साथ रखना ज़रूरी है, इंटीग्रेट करके, जोड़कर, इंटीग्रेट मतलब जोड़कर अलग अलग लोगों को, इतने सारे लोग को अलग सोच के, अलग ताकत के जोड़ के रखना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल लाया गया बाय जॉर्ज टेरी। इंटीग्रेटेड मॉडल क्या था, कंटिंजेंसी या फिर सिचुएशनल अप्रोच। देखो लीडरशिप में 4 मेन वेरिएबल होता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप में 4 वेरिएबल होता है। एक तो लीडर खुद जो डिसीजन वगैरह लेगा, जिनके हाथ में पावर होगा, एक जो उसके अंडर में लोग रहते हैं, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो माहौल है। लीडर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ग्रुप मेंबर में भरोसा रखना होगा, पावर होगा हाथ में, उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। फॉलोवर जो लीडर का ऑब्जेक्टिव सुना, उसका गोल सुना और उस पर काम करेगा, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए, अपने फ्रीडम को यूज़ करते हुए। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इंडिपेंडेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा है, इंटरडिपेंडेंस कैसा है, एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भर है लीडर और सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, साथ में काम कर पा रहे हैं कि आपस में कोई रंजिश है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलता है कि लैटरल रिलेशनशिप आर एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन, जो आपस में रिश्ता है सबऑर्डिनेट्स का, और सबऑर्डिनेट और लीडरशिप का रिश्ता, लीडर का रिश्ता, ये दोनों रिश्ता मेंटेन करके अच्छे से रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि फॉलोवर जो हैं वो, उनका जो अटेंशन है वो खुद के काम पे है, लेकिन वो कभी देखते नहीं कि उनके काम के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्सा प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यूज़ करने में दिक्कत होता है क्या नीचे वाले लोगों को। टेक्नोलॉजी के तौर पे लीडर के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो तो स्पेसिफाइड है, बड़ा बड़ा डिसीजन वो ले चुका है, अब उसको टेक्नोलॉजी से देखना है, सीसीटीवी कैमरा लगा देगा, जो अटेंडेंस होता है उसका एक मशीन आता है वो लगा देगा। तो ये सब का यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब टास्क अनसर्टेन हो, पता नहीं है कि क्या है, अब परमिसिव एंड पैसिव लीडरशिप टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव। फिक्स नहीं होना, जब पता नहीं क्या है, ज़्यादा मतलब लीडर श्योर नहीं है, तो पैसिव रहो, एक्टिव मत रहो, थोड़ा शांत हो, नोटिस करो, उसके बारे में नॉलेज लो, सर्टेन हो, उसके बाद डिसीजन लो। ये ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और इन्वायरमेंट की माहौल कैसा है काम करने के लिए, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होता, सबको पैसा तो मिल रहा है, ये सब चीज़ के ऊपर में ध्यान रखना है। तो जॉर्ज टेरी का ये कहना था कि लीडर ऐसा हो, फॉलोवर ऐसा हो, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो और इन्वायरमेंट ऐसा हो। अब बात करते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस के बारे में, कि ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं लीडरशिप क्या, कितना इफेक्टिव है, ये कहाँ कहाँ इफेक्टिव है। मैनेजर तो 3 लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल।
के हर लेवल पे एक सेम एफिशिएंसी पे काम होता है, सेम इफेक्टिवनेस पे काम होता है? In business enterprise, managers at various levels assume the role of leadership in relation to their subordinates for getting the right things done in a proper manner to achieve a certain set of goals. वो चाहेंगे कि एक प्रॉपर तरीके से सारा काम हो ताकि उनका गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो. The effectiveness of managers as leaders is critical to organizational survival and success. एक लीडर कैसा मैनेजर है या फिर एक मैनेजर कैसा लीडर है, इफेक्टिव है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए लीडरशिप इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है. लीडर को इफेक्टिव होना, सही होना बहुत ज़रूरी है. 3 मेजर व्यू है जब आप लीडरशिप इफेक्टिवनेस को देखो. पहला, इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज. उसका पर्सनल क्वालिटी, उसका पर्सनैलिटी देखो कैसा है. दूसरा, लीडर क्या करता है और कैसे करता है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब चीज़ भी ज़रूरी होता है. प्रोडक्टिविटी पे ये सब चीज़ भी काम आता है. लीडर बहुत चिल्ला के बोलता है, मानो पर्सनल क्वालिटी अच्छा है लेकिन उसका एटीट्यूड खराब है, बिहेवियर खराब है, काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे. और तीसरा, एक इंटरैक्शन तीनों वेरिएबल में, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज, द सबऑर्डिनेट, तीनों में एक इंटरैक्शन, बात वगैरह होते रहना चाहिए. इसी को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी अप्रोच. हम लोग ऊपर पढ़े. जब आप केयरफुली एग्जामिन करोगे, ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑन द अबव डिस्कस 3 व्यूज ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, वी में से द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कुछ ऑब्जर्वेशन आया ये सब तीनों फैक्टर पे ध्यान देकर. इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स, कुछ बेसिक क्वालिटी होना ही चाहिए लोगों में. who assume the role of leaders, they are necessary but not sufficient. ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरत है, नेसेसरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है. बेसिक क्वालिटी याद रखना, बेसिक क्वालिटी होना ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है. ऐसा कोई आइडियल लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं. हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर सिचुएशन का अलग लीडरशिप स्टाइल होता है. डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट कैसा है, आप कौन सा स्टाइल कहाँ पे अपना रहे हो. The important situational factor which exert considerable influence on leadership effectiveness are task complexities, skills and attitudes of the group of followers. टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है, लीडर का कैसा स्किल है और हमारे सबऑर्डिनेट का कैसा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये डिपेंड करता है लीडरशिप इफेक्टिवनेस पे. मानो हम लोग बहुत अच्छे हैं एज ए लीडर, वी आर वेरी गुड, बट हमारे नीचे जो लोग हैं वही सही नहीं है, वो बात मानते ही नहीं है, पनिशमेंट से भी डर नहीं लगता, तो वहाँ हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते. लीडरशिप इफेक्टिवनेस में सबऑर्डिनेट का भी एक रोल होता है. ठीक है भैया, लीडरशिप कैसा होता है, क्या स्टाइल है, सब कुछ सीख गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ सीख गए. अगर हमको लीडरशिप डेवलप करना है, वो एबिलिटी को एज अ मैनेजर, तो हम कैसे करेंगे? हर किसी को लीडरशिप डेवलप करने का ज़रूरत होता है. कभी भी एक लीडर अगर स्टैटिक है, एक ही पोजीशन पे डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो कभी ना कभी उतर जाएगा उस पोजीशन से. एक लीडर को क्या करना है, एक मैनेजर को क्या करना है, अपने लोगों से काम कराना है. वो कब करवाएंगे? जब उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगा. ये तभी पॉसिबल है. इट इज पॉसिबल. क्यों? बिकॉज दे आर सेवरल मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ एक्वायरिंग लीडरशिप एबिलिटी. हम लोग कितना सारा चीज़ पढ़े, तो पॉसिबल है, आप काम करवा सकते हो. ऐसा नहीं होता कि लीडरशिप जेनेटिक होता है कि आपके डैड अच्छे लीडर थे तो आप भी अच्छे लीडर बनोगे, या फिर जन्म से ही मैं अच्छा लीडर हूँ. नहीं होता है, धीरे धीरे आप बेटर हो सकते हो, लेकिन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है आपको लीडर बनाने के लिए. ये आपका पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. लीडरशिप ट्रेनिंग होते हैं जहाँ पे मैनेजर को अलग अलग कंडीशन दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, टीच देम हाउ टू टैकल देम. अलग कंडीशन मिलेगा, एक्सपोज किया जाएगा अलग अलग कंडीशन को और बोलेगा कैसे टैकल करेगा, दिखाओ. सिचुएशन कुछ सिमुलेटेड होता है, कुछ रियल होता है. कभी कभी सही सिचुएशन दे देगा, कभी कभी बना के देगा. जो ट्रेनर होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं सिचुएशन जहाँ पे मैनेजर को, जो ट्रेनिंग में जा रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि तुम इस सिचुएशन में क्या करेगा. तो वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा, उसको देखेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा, टैकल करने का अलग अलग तरीका सोचेगा.
अलग अलग वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखेगा कि यहाँ पे कौन सा लगाए। ये सब करके वो सिचुएशन में लीडरशिप ट्रेनिंग में पास होता है। यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग करने के बाद इनको एक एक्सपीरियंस मिलता है जिससे इनका एटीट्यूड और बिहेवियर बेहतर होते जाता है। ये अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है पहले से ही जानते हैं। इनको कमांड कैसे लेना है इस ट्रेनिंग में सिखा देगा कि आपके नीचे बात नहीं कर रहा तो क्या करना है, सिखा देगा। हाथों हाथ ना यहाँ पे जो मैनेजर ये काम सीखते हैं उनको इमीडिएट फीडबैक देता है कि क्या गलत किया क्या सही किया। ये होता है लीडरशिप ट्रेनिंग। ये 2-4 महीना का चलता है। अगर आप कहीं MBA वगैरह करके जॉब करोगे तो ये कराया जाएगा आपको। अब आते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजर। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसको क्रिटिकल सिचुएशन मिल रहा है, टफ सिचुएशन मिल रहा है। तब उसको अपना एबिलिटी लगाना होगा और हर बार हो सकता है सिचुएशन टफ होते जाए तो उनका एबिलिटी भी बेहतर होते जाएगा। वो चाहे तो अपने अंडर में अलग अलग कमेटी बैठा सकता है। एक प्रोजेक्ट है तो उसमें सेल्स कमेटी अलग कर दिया, प्रोडक्शन कमेटी अलग कर दिया, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी अलग कर दिया, मार्केटिंग डेवलपमेंट अलग कर दिया। ये सब करके वो अपना बेहतर कर सकता है लीडरशिप स्टाइल। अल्टीमेटली मैनेजर जो है उनको सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मिल रहा है, वहां पे बना के दे रहा है या फिर कुछ रियल है, कौन दे रहा है, हम लोग को जो ट्रेन कर रहा है हम लोग का टीचर, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ टू इंप्रूव द लोअर मोरल ऑफ वर्क ग्रुप। मेरा जो वर्क ग्रुप है वो काफ़ी लोअर मोरल के साथ, उनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपस में वो लड़ रहे हैं या फिर वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो क्या करना है। ये आपको चैलेंज मिला और इसका जवाब आप खुद ढूंढोगे। कोई आपके ऊपर टीचर नहीं है जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग में था, कोई नहीं है। ये है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुसीबत आएगा, आप खुद लड़ो और बढ़ो, बेहतर हो। अब है तीसरा, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर्स मे बी एबल टू शार्पन देयर लीडरशिप एबिलिटीज अंडर कंडीशन ऑफ रिलेटिव फ्रीडम। दे शुड बी अलाउड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम। मैनेजर को, लीडर को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। उनको खुद का मेथड लाना होगा, नया मेथड डेवलप करना होगा कि वो सिचुएशंस को हैंडल करें, क्रिटिकल लीडरशिप स्टाइल एबिलिटीज डेवलप करें। एट द सेम टाइम उनको ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, सबॉर्डिनेट का, उनके सीनियर का सपोर्ट भी ज़रूरी है, पावर भी ज़रूरी है, स्टेटस भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। दे शुड बी गिवन एडिक्वेट डिस्क्रिशन। उनको एडिक्वेट गाइडेंस देना ज़रूरी है। उनको एडुकेट अथॉरिटी देना है कि यार तुम रिवॉर्ड भी दे सकता है, तुम पनिशमेंट भी दे सकता है। इनको ऊपर से ऑर्डर मिलना ज़रूरी है। रूल के तहत रिवॉर्ड और पेनल्टी चलेगा। एंड द लास्ट वन, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्शन। मैनेजर शुड ऑलवेज हैव सम अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट। हमेशा अपने नीचे लोगों से बात करें। ये ना सोचे कि ये तो मेरे नीचे है, इनसे क्या बात करना, नहीं, बात करो, इंटरैक्शन रखो कंटिन्यूअसली, ताकि आप कुछ सीखो, आप समझो कि वो लोग खुश है कि नहीं है। अब गाइड कैसे करोगे ये सोच सको, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और उनको सपोर्ट करो और उनको भी बेहतर बनाओ। ये सब तरीके से, ये 4 तरीके से आपका लीडरशिप स्टाइल बेहतर होता है। आज के लिए इतना ही, इतना आप पढ़ो। कोई डाउट है मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो। अगला वीडियो मोटिवेशन का है, इसको करने के बाद ही देखना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।